हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 9 एनसीईआरटी की जो साइंस की बुक है 9th क्लास की, उसका 8th चैप्टर गति मोशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये फिजिक्स का पोर्शन है। इसमें गति में इस संसार के अंदर है ना बहुत सारे जीव आपको और पिंड वस्तुएं ये आप गति करते हुए आप हमको प्रतीत होते हैं, है ना। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हमारी पृथ्वी है ये भी है ना क्या है बताओ, अपने अक्ष पे घूमती है ना, अपने अक्ष पे घूमती है, प्लस ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है ना। यानी एक तो खुद ये अपनी अक्ष पे घूम रही है ना, जैसे कोई पहिया घूमता है, ये फिक्स है कोई और ये पहिया घूम रहा है इस तरह से, है ना। और ऐसे चलती हुई भी जाती है ना। फिर मानो यहाँ सूर्य है केंद्र में और ये इस सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है ना। तो दो गतियाँ हो गई जिनको हम बोलते हैं, एक तो होती है परिक्रमण गति है ना, रोटेशनल स्पीड है ना, रोटेशनल मोशन, और एक होती है परिभ्रमण रिवॉल्यूशनरी स्पीड ना। तो अब लेकिन हमको तो पता ही नहीं चलता कि हमारी पृथ्वी घूम रही है या नहीं घूम रही है ना। हम तो बिल्कुल स्थिर लगते ही नहीं लगते हैं, सारी वस्तुएं स्थिर लगती हैं। हमारा मकान है ना स्थिर है, हिल नहीं रहा, हमारा स्कूल स्थिर है, हिल नहीं रहा, चल नहीं रहा है ना। लेकिन एक तरफ कह रहे हैं हम, और पता है आपको ये गति कितनी होती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसे समझो कि पृथ्वी की ये जो पेरीफेरी है ना, जो सरफेस है, यहाँ पे ये कोई ऐसे समझो आप खुद ही बैठे हो, यहाँ पे रमेश बैठा हुआ है, इस जगह पे रमेश है ना। एक सेकंड में, यानी जो अपनी अक्ष पे घूम रही है पृथ्वी, एक सेकंड में ये रमेश जो है वो लगभग आधा किलोमीटर है ना, कितना 460 मीटर होता है, तो आधा किलोमीटर मान लेता हूँ मैं, यानी एक सेकंड में ये रमेश यहाँ से आधा किलोमीटर आगे चला जाता है। एक सेकंड में पृथ्वी की सतह पे ऐसे ये घूम रही है पृथ्वी, ठीक है ना। लेकिन पता ही नहीं चलता कि रमेश घूम भी रहा है ना। दूसरी बात, ये पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, परिभ्रमण गति कर रही है, उसकी स्पीड है ना, सूर्य के चारों ओर जो इसका ये परिक्रमा पथ है, इसकी त्रिज्या इतनी ज़्यादा है, इतनी विशाल है कि उसको पूरा एक चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को है ना कितना लगता है समय, पूरा 1 वर्ष का समय लगता है। इसमें कितना लगता है उसको, 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को घूमने में, है ना। इसका मतलब यहाँ से रमेश एक चक्कर लगा के वापस 24 घंटे में यहीं आ जाता है। लेकिन रमेश को तो पता ही नहीं चलता कि मैं घूम भी रहा हूँ। वैसे ही रमेश क्या कर रहा है, इस जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण जो कर रहा है ना, उसकी पता है स्पीड कितनी होती है, उसकी होती है लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी ये स्पीड तो कितनी है, 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये वाली जो स्पीड है परिभ्रमण की, ये होती है 30 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 30 किलोमीटर, सोचो है ना कितनी सुपरसोनिक स्पीड हो गई है ना। तो हमको पता ही नहीं चलता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आपका बर्थडे आता है ना, हर वर्ष आपका बर्थडे आता है कि नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, आप सूर्य का एक चक्कर लगा चुके होते हो, है ना। जैसे ऐसे समझो अभी आप 13 वर्ष के या 14 वर्ष के हो, 14 वर्ष के हो माना अभी आप, है ना। अगले वर्ष जब आप 15 वर्ष के होंगे तो आप सूर्य का कितना चक्कर लगा चुके होगे, एक चक्कर लगा चुके होगे, है ना। अर्थात अभी आपकी उम्र 14 वर्ष है, तो आप जन्म से लेके अभी तक सूर्य के कितने चक्कर लगा चुके हो, 14 चक्कर लगा चुके हो। तो ये सारी वस्तुएं, यानी बहुत सारी वस्तुएं हमको गतिमान दिखाई देती हैं, है ना। तो कुछ गतियाँ हमको दिख जाती हैं, कुछ हमको नहीं दिखती, जैसे ये पृथ्वी की गति नहीं दिख रही। अब ये प्रश्न उठता है कि ये पृथ्वी की गति हमको दिख क्यों नहीं रही है ना। इसके लिए देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। आपने सभी ने देखा होगा, जैसे ये सड़क है, ठीक है ना, ये एक सड़क है और यहाँ पे आपकी बस, ये आपकी बस है, ठीक है ना। आप बस में बैठे हो और आपकी बस इस दिशा में जा रही है।
पीछे से एक दूसरी बस आई, है ना, पीछे से एक दूसरी बस आई और ये इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, है ना, तो ये आपके पास में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बगल में आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और ये भी इसी दिशा में जा रही है ना। फिर आपने कई बार नोट किया होगा कि जैसे ही इसकी स्पीड आपकी बस की और जो दूसरी बस आई उसकी स्पीड अगर सेम हो जाती है तो ऐसा लगता है कि इसके यात्री जो हैं वो चल ही नहीं रहे, है ना, बैठे हुए हैं ये, है ना, बिल्कुल क्या है, हिल ही नहीं रहे, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है ना। और जब आप नीचे देखोगे, सड़क पे देखोगे, तो एकदम लगेगा अरे यार कितनी तेज चल रही है ये बस, ठीक है ना। फिर अगर माना ये वाला स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर लेगा तो धीरे धीरे रेंगता हुआ जाएगा ये। अगर इसकी स्पीड आपकी बस की स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो कैसा निकलेगा ये, बिल्कुल रेंगता हुआ निकलेगा। लेकिन होती एक्चुअल में क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है ना। तो आई ना बात समझ में, यानी जब इसकी स्पीड और हमारी स्पीड, इसकी इस बस की स्पीड और हमारी बस की स्पीड सेम हो जाती है तो हमें ये बस के यात्री हमें कैसे दिखते हैं, स्थिर दिखते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि ये जो रमेश है, सुरेश है, महेश है ना, रीना, टीना, पिंकी, चिंकी, ये सब जो लोग बच्चे हैं या सारी जो घर हैं, है ना, ये पूरी जो भी इस पृथ्वी पे स्थित वस्तुएं हैं, जीव हैं, है ना, ये सब एक समान गति से क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और परिभ्रमण कर रहे हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते चलते हुए, है ना, क्योंकि मैं भी घूम रहा हूँ, मेरे बगल वाला भी घूम रहा है ना। दूसरा उदाहरण लो, जैसे ट्रेन है ना, ये आपकी ट्रेन जा रही है, आप यहाँ से चले, जयपुर से चले, ठीक है ना, और दिल्ली तक पहुँच गए, आपका फ्रेंड आपके बगल में बैठा हुआ है ना, आप यहाँ से लेके दिल्ली तक पहुँच गए, लेकिन आपका फ्रेंड जहाँ पहले था वहीं अब है ना, लेकिन आप जयपुर से दिल्ली पहुँच गए और वो फ्रेंड आपका खिसका भी नहीं आपके पास से, है ना। तो आपके मित्र के सापेक्ष तो क्या हो, आप बिल्कुल भी गति में नहीं हो, क्योंकि जो आपकी बगल वाला सीट पे आपका फ्रेंड बैठा हुआ था और आप बैठे हुए हो, है ना, तो आपके सापेक्ष आपका फ्रेंड गति नहीं कर रहा, आपके फ्रेंड के सापेक्ष आप गति नहीं कर रहे, लेकिन जयपुर के सापेक्ष आप कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पे पहुँच गए। तो गति के लिए बच्चों हमें क्या होता है बेटा, एक रेफरेंस पॉइंट हमको निर्धारित करना पड़ता है, इसको संदर्भ बिंदु बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं जिसको हम, संदर्भ बिंदु बोलते हैं, है ना। तो माना ये संदर्भ बिंदु है, ठीक है। अब इस संदर्भ बिंदु के सापेक्ष हम देखेंगे, माना पहले कोई वस्तु यहाँ पे है ना, 9 बजे पे माना ये इस जगह पे है ना, 9:0 पे, ठीक है। फिर हमने देखा कि 9:05 पे वो वस्तु यहाँ पहुँच गई, है ना। तो देखो इसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया कि नहीं आ गया। अभी इसकी 9 बजे स्थिति कितनी थी, यहाँ थी, है ना। इसका x कोऑर्डिनेट अलग होगा, y कोऑर्डिनेट अलग होगा, ठीक है ना। फिर जब यहाँ 9:05 पे यहाँ पहुँच गई तो अब देखो इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गए ना, इसके निर्देशांक चेंज हो गए, तो इसकी स्थिति में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, है ना। तो जो ये स्थिति, जो मोशन है, गति जो है, ये एक सापेक्ष फिनोमिना है। क्या है बेटा, एक रिलेटिव फिनोमिना है ये, है ना। यानी हमें किसी संदर्भ बिंदु की स्थिति के सापेक्ष हमें ऐसे देखना होता है, ठीक है ना। तो देखो अब हम चलते हैं आगे, मैं पढ़ता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको, कुछ कंसेप्ट भी आएंगे, लेकिन आप धैर्यपूर्वक मेरे साथ बने रहना। इस चैप्टर में करीब मेरे हिसाब से 3, 4 या 5 वीडियो में हो पाएगा, हो सकता है 4 में अपन कोशिश कर लें इसको, ठीक है। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में, है ना, स्टेशनरी पोजीशन में, तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं, मोशन में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है, तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, जैसे परमाणु कहते हैं ना कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते, तो मोशन में है कि नहीं है वो, यस। अणु गतिमान रहते हैं, ग्रह, है ना, प्लैनेट्स, स्टार्स, आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज, सब गतिमान हैं, सभी के सभी मोशन में हैं, है ना। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आपको, आपने कभी सोचा है ये पूरा ब्रह्मांड है, यानी हमारी पृथ्वी तो बहुत छोटी सी है, छोटा सा पिंड है, ये सूर्य का बहुत छोटा सा हिस्सा है ना, और सूर्य कितना बड़ा है पृथ्वी से, है ना, लाखों पृथ्वियाँ बनाई जा सकती हैं, और
सूर्य जैसे, सूर्य एक छोटा सा तारा है ब्रह्मांड का, सूर्य जैसी अरबों संरचनाएं, पिंड जो हैं इस ब्रह्मांड में स्थित हैं और वो सब गतिमान हैं, है ना। लेकिन ये सब टिके हुए हैं, अपने निर्धारित पथों में घूम रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यानी ये किस बल के द्वारा, कैसे ये आपस में जो है ना परिभ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं। तो ये सब एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल, इनको एक दूसरे का जो आकर्षण बल है ना, जैसे न्यूटन का नियम पढ़ते हैं ना हम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी एक पिंड और दूसरा पिंड वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो उनका वो गुण क्यों होता है, उनके द्रव्यमान की वजह से होता है, उनके मास की वजह से होता है। तो हर पिंड दूसरे पिंड को क्या कर रहा है, उस पर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है ना। पुल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लगा रहा है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें क्या हैं, स्थिर हैं। जैसे ऐसे समझो, एक बच्चा है यहाँ पे, है ना, अब एक बच्चा है उसको इधर खींच रहा है ना, एक बच्चा उसको इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, बराबर बल से खींच रहे हैं, ऐसे समझो आप इसको, है ना। एक बच्चा है, कोई इसको इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई, तो बताओ कहाँ जाएगा ये बच्चा, किधर की तरफ गति करेगा, है ना, ये यहीं रहेगा। समझे नहीं समझे बात, क्योंकि ये इक्वल फोर्सेस इस पर लग रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही यानी इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पिंड हैं वो सब एक दूसरे के आकर्षण बल से संतुलित हैं, जिसे हम भगवान की माया कहते हैं, है ना, कि सब भगवान की माया है ये, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं। हम प्राय यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को क्या करती है, परिवर्तित करती है, चेंज करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर भी ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य होते हैं, है ना, डायरेक्ट हमको पता नहीं चलता। उदाहरण के लिए जब हम हवा की गति का अनुमान धूल के कणों के उड़ने, हवा तो हमको नहीं दिखती लेकिन धूल के कण उड़ते हुए दिखते हैं हमें, ठीक है ना, तो उनसे पता चलता है कि हवा चल रही है। पेड़ों की शाखाएं और पत्तियों के हिलने डुलने से हमको पता चलता है कि भाई हवा चल रही है। ऐसे ही सूर्योदय, सूर्यास्त, सनराइज, सनसेट और मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण हैं? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यस, यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप में क्यों नहीं लगा पाते हैं, हमको डायरेक्ट पृथ्वी की गति का पता क्यों नहीं चलता? तो मैंने बताया था ना कि पृथ्वी पर स्थित हर पिंड उसी सेम वेग से गति कर रहा है, उस सेम चाल से चल रहा है, इसलिए हमको वो चाल अनुभूत नहीं होती है, उसका हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आगे चलें। किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। जैसे वही चीज़ है, आप अपने फ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, है ना, तो आपके सापेक्ष आपका फ्रेंड स्थिर है और आपके फ्रेंड के सापेक्ष आप स्थिर हो। लेकिन कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है और आपकी ट्रेन जा रही है तो उसके सापेक्ष तो आप दोनों गतिमान हुए कि नहीं हुए, है ना, उसको आप दोनों चलते हुए दिखेंगे, ठीक है ना, और वो आपको विपरीत दिशा में चलता हुआ दिखेगा। जैसे देखा हो ना, पेड़ जो है, जब आपकी ट्रेन चलती है तो पेड़ पीछे की दिशा में भागते हुए दिखाई देते हैं, है ना, तो ये सापेक्ष फिनोमेना है। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति, जबकि कोई व्यक्ति किस पे खड़ा हुआ है, सड़क पे अगर खड़ा हुआ है तो सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के सभी यात्रियों को, बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विराम अवस्था में पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत देते हैं, है ना, कि गति जो है ये क्या है, एक सापेक्ष लक्षण है। फिनोमेना को हिंदी में क्या बोलते हैं, लक्षण बोल देते हैं, ठीक है। बहुत सी गतियाँ कॉम्प्लेक्स होती हैं, जटिल होती हैं, बहुत सी सरल रेखा में होती हैं, कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में गति करती हैं, कुछ वृत्तीय सर्कुलर मोशन, जैसे ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, है ना, वैसे कहते तो अंडाकार उसमें बोलते हैं ना, लेकिन आप मोटा मोटा उसको सर्कुलर मोशन मान सकते हो, है ना। जैसे आपने देखा वो खेल दिखाने वाला होता है, साइकिल पे चलाता है वो, है ना, तो वो किस दिशा में गति करता है ना, इस दिशा में वृत्ताकार पथ पर गति करता है वो, ठीक है ना। तो कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में गति करती हैं। सीधी रेखा में गति करने का मतलब जैसे कोई पिस्टन है किसी मशीन के अंदर, तो वो ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है ना, तो ये किस दिशा में मोशन है बताओ, उसकी स्ट्रेट लाइन मोशन है ये, ठीक है ना। तो और कुछ सर्कुलर मोशन हो गई।
कुछ घूर्णन कर सकती हैं, रोटेशन, जैसे पृथ्वी का देखा था हमने, क्या कर सकती हैं, कुछ रोटेशन कर सकती हैं और कुछ कंपन कर सकती हैं, वाइब्रेट कर सकती हैं, है ना। जैसे कंपन होते हैं ना, ढोल बजाते हैं आप, तो जो पर्दा होता है उसका वो ऊपर नीचे तन 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 करता है ना, तो कंपन होते हैं, उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो मेरी आवाज़ तुम सुन रहे हो, है ना, तो इसका मतलब मेरे अंदर से जो है ना सांस को मैं धकेल रहा हूँ बलपूर्वक, और मेरी वो जो सांस है ना, वो किसके द्वारा, मेरे कंठ से बाहर निकल रही है, और मेरे कंठ में जो वोकल कॉर्ड्स हैं, स्वर यंत्र होता है ना अपने एक गले के अंदर, है ना, वो स्वर यंत्र के जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं, कंपायमान होती हैं, और मेरे आवाज़ मेरे गले में से क्या निकल रही है, विभिन्न शब्द निकल रहे हैं, और वो आप लोग सुन रहे हो, है ना। तो वो कंपन है, वाइब्रेशंस है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों, है ना, कि कोई वस्तु वृत्ताकार गति भी कर रही है और घूर्णन भी कर रही है। जैसे तुमने क्रिकेट की बॉल देखी होगी ना, है ना, वो स्पिन भी करती है और आगे भी चलती जाती है ना। तब स्पिनर्स जो बोलते हैं जिनको, तो वो घूमती भी जाती है और आगे भी चलती जाती है, तो डबल मोशन होगी नहीं होगी उसमें। तो इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों, है ना, इनको हम इक्वेशंस बना सकते हैं, है ना, जिससे उसका अध्ययन क्या किया जा सके, आसानी से किया जा सके, और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम सर्कुलर मोशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में, बताओ, चर्चा करो। तो आपकी जो क्लास की जो वॉल है ना, वो आपके सापेक्ष स्थिर है, आपके फ्रेंड के सापेक्ष स्थिर है, आपके ब्लैकबोर्ड के सापेक्ष स्थिर है, लेकिन वो चंद्रमा के सापेक्ष स्थिर नहीं है, सूर्य के सापेक्ष स्थिर नहीं है, यानी पृथ्वी से बाहर जो भी पिंड हैं उनके सापेक्ष वो स्थिर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो आपकी कक्षा की दीवार भी घूम रही है, ठीक है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वह विराम अवस्था में है। इस बिंदु पर चर्चा करें विचारों का। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में विरामावस्था। कई बार देखा होगा आपने, जैसे दो ट्रेन खड़ी हुई हैं, एक ट्रेन यहाँ आपकी खड़ी और बगल में आपकी दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है ना, और होता ये है कि चल तो वो बगल वाली रही है ना, और प्रतीत हमको हमारी वाली चलने वाली। फिर जब हम बगल में देखते हैं, नीचे देखते हैं प्लेटफॉर्म पे, तब लगता है अरे हमारी तो स्थिर है, वो दूसरी वाली जा रही है। तो ये सब क्या है, सापेक्ष फिनोमिना है ना। गति जो है क्या है, सापेक्ष अनुभव है। ये सोचें एवं करें। हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं, है ना, विशेषतः यदि वह गति अनिश्चित व अनियंत्रित हो, अनकंट्रोल्ड और अनसर्टेन हो। जैसे बाढ़ आती है तो उसमें पानी की गति क्या होती है, अनकंट्रोल्ड होती है। बाढ़ वाली नदी, तूफान तथा सुनामी को में देखा जाता है। दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा बिजली बनाओ। और दूसरा, जैसे आप बस में बैठ के जा रहे हो, ट्रेन में, तो वो नियंत्रित गति है, आप जहाँ चाहे ड्राइवर उसको रोक सकता है ना, तो वो हमारे लिए उपयोगी है। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना तथा उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है? यस, बहुत अच्छा हो सकता है। काश हम सुनामी को कंट्रोल कर पाएँ, कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन लाती है, वो विनाश लाती है ना। और इधर ये अमेरिका वगैरह, उधर तो हरिकेन्स आते हैं, टाइफून्स आते हैं, तो काश हम उनको क्या करना सीख जाएं, कंट्रोल करना सीख जाएं, ठीक है ना। यानी ऐसी कोई दवाई बना लें, है ना, कि उसको उसमें डाल दिया और उसका प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं अपन गति का वर्णन। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आगे ना देखो, रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु बोल दो या संदर्भ बिंदु बोल दो उसको, है ना, उसको करना जरूरी होता है। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो किसके सापेक्ष मान रहे हैं बताओ, हम स्कूल को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष मान रहे हैं, है ना। तो निर्देश बिंदु क्या हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। तो हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। रेलवे स्टेशन क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। हम दूसरे निर्देश बिंदु का भी अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए किसी बिंदु की वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। ओरिजिन भी बोल देते हैं इसको, ORIGIN, ओरिजिन बोल दो, रेफरेंस पॉइंट बोल दो।
अब आते हैं अपन सरल रेखीय गति, है ना। और इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तय की गई दूरी और एक विस्थापन। बहुत आसान है। तो तय की गई दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड, और विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो गति का सबसे साधारण प्रकार, सबसे सिंपल जो फॉर्म है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखेंगे हम। बहुत आसान है। माना कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है। देखो यहाँ दिखा रखा है, ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये O है ना। यहाँ से चलना शुरू करती है, ये O से प्रारंभ करती है वो अपनी गति, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। इस O को क्या मान सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो देखो ये A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा और C पॉइंट ये रहा, है ना। ये विभिन्न क्षणों पे हैं ये, है ना। अलग अलग टाइम पे ये इन बिंदुओं पर वो वस्तु पहुंच जाती है। ठीक है। अब देखें हम, पहले यह C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है। तो ऐसे समझो, यहां से चलना शुरू किया, C से गुजरी, B से गुजरी और कहां पहुंची? A पे पहुंची। ठीक है, ध्यान रखना ये, है ना, कि ऐसे O से चलना शुरू किया इसने, C से पास होती हुई, B से पास होती हुई कहां पहुंच गई? A पे पहुंच गई। ठीक है, यही कहना चाह रहा है ये। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है, वापस लौटती है, यहां से इस पे वापस लौटी है और B से गुजरते हुए और कहाँ पहुँच जाती है? C पे पहुँच जाती है। आई बात समझ में? देखो, है ना, यहाँ से चलना शुरू किया, है ना, और देखो ये, देखो इधर आप देखोगे तो ये किलोमीटर में है, ये जो है ये 5, 10 ये क्या दिखा रखे हैं? किलोमीटर दिखा रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो कि यहाँ से चली 5 किलोमीटर पहुँच गई, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पहुँच गई, 20, है ना, ऐसे करते करते 60 किलोमीटर दूर पर एक बिंदु है A, वहाँ पर पहुँच गई। फिर वहाँ से इसने चलना शुरू किया वापस, है ना, फिर B पे पहुँच गई, फिर वापस कहाँ पे आ गई? C पे आ गई। ठीक है। अच्छा, अब देखो आप कि इस O से लेके, ये जो मूल बिंदु था, हमारा संदर्भ बिंदु था, यहाँ से लेके A तक कितनी दूरी तय कर ली इसने? यहाँ से लेके ये 60 है, 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली, है ना। और फिर वापस कहाँ तक आई है? ये C तक पहुँची है ना। तो देखो C तक पहुँचेगी तो क्या हो गए? देखो 5 किलोमीटर ये हो गए, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35, है ना। या ऐसे समझ लो, 60 में से 25 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे? 35 आ जाएंगे, है ना। तो जब ये यहाँ से O से लेके A तक गई और A से लेके वापस C तक आई, तो इसने कुल दूरी कितनी तय कर ली? यहाँ से लेके यहाँ तक तो 60 हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई? 35 हो गई। तो 60 और 35 कितने हो गए? 95। 95 किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली। तो देखो, दो चीज़ बताई थी ना मैंने आपको, एक तो होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुल तय की गई दूरी। तो वो तो कितनी हो गई? 60 + 35 = 95 किलोमीटर। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो है विस्थापन, उसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और वो होता है बच्चों, देखो बहुत आसान है बेटा, है ना, कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, है ना। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है हमारा? इनिशियल पॉइंट O है, और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा? C है, और इसके और इसके बीच की सीधी दूरी क्या है? OC है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये कितनी दूरी है? 25 किलोमीटर है। तो उसका विस्थापन कितना है? 25 किलोमीटर है। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 25 किलोमीटर। तो देखो कितना अंतर आ गया। यानी विज्ञान की भाषा में उसने कितनी दूरी तय करी? 95 किलोमीटर। विज्ञान की भाषा में उसका विस्थापन कितना हुआ? मात्र 25 किलोमीटर, है ना। अब तुम सोचो, अगर माना यहीं पे O से C से गुजरती हुई, B से गुजरती हुई A पर पहुंची, और वापस से B से गुजरती हुई, C से गुजरती O पे आ गई, तो बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक 60 किलोमीटर तो ऐसे गई, और वापस 60 किलोमीटर आई, तो 60 और 60 120 किलोमीटर हो गया। लेकिन विस्थापन क्या हुआ? प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यानी सेम बिंदु हो गए, तो 0 - 0 यानी 0, है ना। तो विस्थापन कितना आ गया? 0 हो गया। तो विज्ञान की भाषा में आपका विस्थापन 0 है, आप चले ही नहीं, है ना। जबकि विज्ञान की भाषा में तय कितनी दूरी करी आपने? 60 और 60 120 किलोमीटर। तो ये क्या है? तय की गई दूरी और विस्थापन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, है ना। वही इसमें ये समझा रखा है इसने, ठीक है। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी
कुल दूरी कितनी है OA प्लस AC, तो OA यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और ये AC तो कितनी हो गई 60 प्लस 35 वही 95 हो गई। तो वही जो मैंने आपको समझाया ये वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये एक सरल रेखीय गति के अंदर क्या हो गया, विस्थापन और तय की गई दूरी। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटीज़ दिखा रखी हैं इन एक्टिविटीज़ को भी आप आराम से समझ सकते हो, है ना। एक मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी ले लो, है ना, और बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसकी किनारों से होते हुए जाएं। आपके द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण को मापें, है ना, माप सकते हैं हम। एक मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए, बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक, है ना, उसके किनारे से होते हुए जाएं, है ना। आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण, है ना, ऐसे समझो ये ऐसे कहना चाह रहा है ये, है ना। देखो ये हिंदी की किताब जो है ना इसमें बहुत सी चीज़ों को ये छुपा जाते हैं, है ना। जो इंग्लिश की बुक्स है ना उनमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ होता है, तो हिंदी में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम कर लेते हैं, है ना। तो देखो बेटा ये बास्केटबॉल को यहाँ से चलना शुरू किया, है ना। अब ये कह रहा है ना दूसरे किनारे दूसरे कोना, इसका मतलब ये इस कोने की बात कर रहा है ना, इसका अपोजिट कॉर्नर, है ना। तो ये B है और ये C है और ये D है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि यहाँ से चले और आप यहाँ पहुँच गए ऐसे जाते हुए, तो दूरी तो कितनी हुई और विस्थापन कितना हुआ। ऐसे समझो बेटा कि ये माना आपका है ये स्क्वायर है, क्या है ये वर्ग है। ठीक है, तो ये अगर A है इसकी दूरी तो ये भी A होगी, है ना। तो कुल तय की गई दूरी तो कितनी हो गई A प्लस A यानी 2A हो गई। लेकिन विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक और बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी ये वाली होगी। तो और ये कर्ण हो गया कि नहीं हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होगा 2A स्क्वायर हो गया। और जब कर्ण करोगे तो 2A स्क्वायर का क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। 2A स्क्वायर का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2A, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है, तो आपके द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाणों को नाप के, तो जब आप एक्चुअल नापोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी में क्या दिखा रखा है, देखो कि स्वचालित वाहन जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं, कार बस ट्रक, है ना, ये जीप जितने भी हैं ये सब ये ऑटोमोबाइल व्हीकल्स बोलते हैं इनको। एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इसको ओडोमीटर बोलते हैं, है ना। जिसमें किलोमीटर आते हैं देखा होगा, सब में होता है, स्कूटी में भी होता है, मोटरसाइकिल सब में होता है ना। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। भुवनेश्वर कहाँ है बताओ, उड़ीसा की कैपिटल है ओडिशा। पहले उड़ीसा नाम था इसका और अब इसका नाम क्या हो गया, ओडिशा, ODISHA, ओडिशा। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांकों के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण को ज्ञात करें। स्केल वो जो होता है ना आपका नक्शा जो होता है उसमें स्केल दिया हुआ होता है ना, और फिर ऐसे इनकी स्केल पे ये दूरी नाप लो और फिर जो स्केल दे रखा है उससे उसको गुणा कर दो, है ना, तो उसमें कुछ अंतर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि सड़क जो होती है वो कैसे सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, और आप कैसे नापोगे, सीधी दूरी नापोगे। ठीक है, अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है बहुत अच्छे, इनको पढ़ लेते हैं अपन। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? यस, हो सकता है ना। माना कोई वस्तु यहाँ से चली और ऐसे यूँ घूमते हुए जाते 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 और वापस यहीं पे आ गई, इसी जगह पे आ गई, है ना, तो विस्थापन क्या हो गया इसका, शून्य हो गया। संभव है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं, है ना। आप गए जयपुर से अजमेर गए, है ना, अजमेर से जोधपुर गए और जोधपुर से फिर वापस आ गए, तो आपका दूरी तो आपने खूब सारी तय कर ली, लेकिन विस्थापन क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है ना, ऐसे समझो। ये एक वो होता है ना कोल्हू का बैल जिसको बोलते हैं, कोल्हू पेरते थे ना पहले गन्ने का रस निकालने के लिए। आजकल तो बेटा मशीनें आ गई, पहले तो सब किससे होते थे, किसान किससे करते थे, जानवरों से करते थे ये सारा काम। तो बैल चलता था उसमें, है ना, एक ऐसे घाणी होती थी, है ना, तो यहाँ पे बैल खींचता था। पहले पता है आपको मकान बनाने के लिए, आजकल तो सीमेंट होता है, पहले चूना काम में लेते थे। तो एक इस तरह से एक नाली सी बनी रहती थी, फिर उसमें चूना पटक देते थे इसके अंदर, फिर पानी डाल देते थे, फिर यहाँ पे बैल और इसके अंदर एक रोलर होता था पत्थर का बहुत बड़ा, है ना, और ऐसे डंडी लगी रहती थी इसकी एक कीली, फिर जो बैल होते थे वो ऐसे घुमाते थे इसके अंदर, तो वो पत्थर को घुमाते थे इस गोलाकार उसमें, तो चूना क्या होता पिस जाता था, बारीक बन जाता था, लेही बन जाती थी उसकी, मसाला बन जाता था,
है ना, फिर उससे मकान बनाते थे ईंटों को जोड़ जोड़ के या पत्थरों को जोड़ जोड़ के, है ना। तो ऐसे समझो आप कि कोई बैल की एक जोड़ी सुबह से लेके बेचारा और उसने शाम तक माना 150 200 250 चक्कर लगा लिए, है ना, और जिस जगह पे शुरू था वहीं वापस पहुंच गया, तो पूरे दिन में उसका विस्थापन क्या रहा, 0 रहा। समझे ना बात, कितना रहा उसका विस्थापन, 0 रहा, है ना। लेकिन उसने दूरी कितनी तय कर ली, बहुत सारी कर ली। तो इस प्रकार के आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। अब ये देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर, है ना, एक वर्गाकार खेत है, देखो मैं यही समझाऊंगा बेटा आपको, है ना। एक स्क्वायर फील्ड है, क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है, कितनी है इसकी, 10 मीटर की भुजा, यानी ये 10 मीटर है, ये सारी 10-10 मीटर हैं, ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। भुजा वाले एक वर्गाकार खेत स्क्वायर फील्ड की सीमा पर, सीमा का मतलब क्या होता है, पेरीफेरी, है ना, ये सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है ना। क्या कह रहा है ये, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, है ना। इसका कहने का मतलब ये है बेटा कि 10 मीटर कितनी देर में चल रहा है, ये 40 सेकंड में चल रहा है ना। देखो ये आप इंग्लिश की बुक से इसको टैली करोगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें कहने में थोड़ा सा अंतर यही है इसका कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है ना। यानी कहना ये चाह रहा है कि 40 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, ये कितना चल रहा है ना। ये थोड़ा सा भाषा का जो ट्रांसलेट किया ना इससे इंग्लिश में से हिंदी में, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है ये, है ना। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि 10 मीटर कितनी देर में, 40 सेकंड में, ठीक है, चक्कर लगाता है। अब 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। परिमाण और परिणाम देखो अलग अलग हैं ये, परिमाण को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना, और परिणाम आपको पता है रिजल्ट होता है वो तो, है ना। तो परिमाण क्या होता है, जैसे ऐसे समझो आप यहाँ से जयपुर से लेके और अजमेर तक गए 135 किलोमीटर, है ना। तो ये आपके तय की गई दूरी का परिमाण कितना हो गया, 135 किलोमीटर हो गया। तो ये परिमाण होता है, जो उसका आंकिक मान होता है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी चीज़ की, है ना, किसी भी भौतिक वस्तु की, वो क्या कहलाती है, उसका परिमाण कहलाती है, ठीक है ना। फिर 135 किलोमीटर क्या हो गया, उसका परिमाण हो गया। अब मैंने कहा कि 135 किलोमीटर किस दिशा में गया, जयपुर से और पश्चिम दिशा में गया। तो जब दिशा अगर बोल दूंगा मैं तो वो फिर क्या बन गया, वेग बन गया, है ना। तो वेग में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, तो आप मोटा मोटा समझ लो इसको, ठीक है। तो देखो बच्चों ये क्या कह रहा था कि 40 सेकंड में कितना चलता है वो किसान, 10 मीटर चलता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन कितना होगा, विस्थापन का परिमाण पूछ रहा है। अब देखो 2 मिनट 20 सेकंड के सेकंड बना लो आप, तो 2 मिनट के कितने हो गए, 60 और 60 120 हो गए, 120 और 20 कितने हो गए, 140 सेकंड, है ना। तो टोटल कितने हैं आपके पास, 140 सेकंड्स हैं। अब देखो 40 सेकंड में कितना चल रहा है, ये 10 मीटर चल रहा है, तो इसको 40 से भाग दे दो आप, देखो, है ना। तो 4 तिया 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 40 प्लस 40 प्लस 40, है ना, 120 और प्लस 20, है ना। तो देखो 10 मीटर तो इसमें 40 सेकंड में चल जाएगा, फिर 10 मीटर इसमें चल गया, फिर 10 मीटर इसमें चल गया, और 20 सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि 10 मीटर 40 सेकंड में चल रहा है। तो देखो बेटा ऐसे समझो कि टोटल कितने हैं, 2 मिनट 20 सेकंड, इसका मतलब क्या हो गया, 140 सेकंड। तो 40 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर वापस 40 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, फिर वापस 40 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, फिर अगले 20 सेकंड में यहाँ होगा, वो इस जगह पे होगा, है ना। तो अब विस्थापन कितना हुआ, देखो तय की गई दूरी तो कितनी हो गई, 10 20 30 और 5 35, क्योंकि देखो ये मध्य बिंदु हुए तो ये 5 हो गई और ये भी कितनी हो गई, 5। तो तय की गई दूरी तो कितनी हो गई, 10 10 20 और 10 30 और 5 35। लेकिन विस्थापन क्या हुआ, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, सिर्फ मात्र 5 है। तो 5 कितना मीटर, तो विस्थापन का परिमाण क्या हुआ, 5 मीटर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है, यह शून्य नहीं हो सकता,
हो सकता है, तो ये गलत है ना। फिर है इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है विस्थापन का। नो, विस्थापन हमेशा तय की गई दूरी के बराबर होगा या उससे कम होगा। देखो ऐसे समझो, बराबर कब हो सकता है, माना यहाँ से जयपुर से चले आप और अजमेर पहुँचे, बस यहीं जाके रुक गए, ये 135 किलोमीटर आपने दूरी तय कर ली, है ना। यहाँ ये 0 किलोमीटर है ना, और ये अजमेर पहुँच गए, ये जयपुर है और ये अजमेर है, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक तय की गई दूरी भी कितनी है, 135 किलोमीटर है, और ये प्रारंभिक बिंदु, क्योंकि यहाँ जाके रुक गया वो, है ना। अब प्रारंभिक बिंदु ये भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी 135 किलोमीटर है ना। तो ये क्या हो गया, इस केस में तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। तो विस्थापन या तो तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है या उससे क्या होगा, कम होगा। कम वाले तो हमने पहले देखे थे ना उदाहरण, ठीक है ना। तो ये क्या चीज हो गई, तय की गई दूरी और विस्थापन, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं एक समान गति और असमान गति, है ना। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक समान गति, है ना, यानी समान समय में समान दूरी तय कर रहा हो कोई, है ना। समान समय में क्या कर रहा हो, समान दूरी। ऐसे समझो आप, है ना, जैसे किसी ने 9 बजे चलना शुरू किया, है ना, 9:30 पे 10 किलोमीटर चला, है ना। फिर 10 बजे वो 20 किलोमीटर पर पहुंच गया, फिर 10:30 बजे वो 30 किलोमीटर पर पहुंच गया, फिर 11 बजे वो 40 किलोमीटर पहुंच गया। तो हर आधे घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो, तो एक समान समय में एक समान दूरी तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये। तो ये कैसी गति हो गई, एक समान गति हो गई, यूनिफॉर्म मोशन हो गई। क्या बोलेंगे इसको हम, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा बहुत कम होता है ना। जैसे ऐसे समझो आप यहाँ से क्या नाम, प्रताप नगर से और आप अजमेरी गेट गए, है ना, तो आपको रास्ते में बहुत सारे व्हीकल मिलेंगे, आपकी कभी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। आई ना बात समझ में। तो आप क्या करोगे बताओ, समान समय में असमान दूरी तय करोगे, है ना। तो वो कैसा हो गया, असमान गति हो गई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई वो, है ना। तो इसी को इसमें समझाया गया है। देखो, माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है, मानो पहले 1 सेकंड में 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर, चौथे सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल, है ना, सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम इंटरवल में समान दूरी तय कर रही है, तो उसकी गति को क्या बोलेंगे हम, एक समान गति कहेंगे। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। नॉर्मली यही मिलती हैं। उदाहरण के लिए, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, है ना, पार्क में कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, अब और भी तो घूम रहे होंगे ना, तो उनसे टकरा नहीं जाए, इसलिए वो अपनी स्पीड को क्या कर लेगा, कम कर लेगा। तो ये असमान गति के क्या हैं, कुछ उदाहरण हैं। देखो, एक इसमें एक्टिविटी दिखा रखी है। दो वस्तुओं ए तथा बी की गति से संबंधित आंकड़ों को सारणी 8.1 इसमें दे रखा है। एक टेबल दे रखी है ना। देखो, वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, और ये क्या है, वस्तु बी द्वारा तय की गई। 9:30 पे ये 10 मीटर की उसमें था, 9:45 पे यानी 15 मिनट बाद ये 20 मीटर पोजीशन उस पर पहुंच गया दूरी पे, प्रारंभिक बिंदु से। ऐसे समझ लो आप, इनिशियल पॉइंट से ये 10 मीटर पहुंच गया, है ना। या इसने 15 सेकंड उसमें 9:30 पे, है ना, कितना था ये, 10 मीटर दूरी तय करी, फिर 15 मिनट में फिर वापस 10 मीटर दूरी तय कर ली, फिर अगले 15 मिनट में फिर 10 मीटर दूरी तय कर ली। तो सब हाल इधर क्या है, समान समय अंतराल है, और इधर भी समान समय अंतराल कितना है, 15 मिनट का है, और ये इधर कितनी दूरी है, 10-10 मीटर की दूरी है ना। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है। तो ये कैसी मोशन का उदाहरण है, ये ए वस्तु जो है, ए वस्तु द्वारा जो गति है वो यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण है, एक समान गति का। लेकिन यहाँ देखो आप, ये 9:30 पे तक इसने कितनी 12 मीटर दूरी तय करी, ठीक है। फिर 9:45 पे 19 मीटर यानी 7 मीटर, फिर अगले 15 मिनट में यानी यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है, 7 मीटर है, और यहाँ से 19 में से 23 में से 19 घटाओगे तो कितना आ गया, 4 मीटर। तो असमान हो गई कि नहीं हो गई ये,
एक से ही पता चल गया हमको। फिर इसको भी देख लो, चलो 23 और 35 कितना हो गया, 12 मीटर, है ना। तो क्या रहा है सब में, यानी इधर अंतराल तो समान है लेकिन दूरियां क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये कैसी गति का उदाहरण हो गया, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये कह रहा है ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तुओं की गति एक समान है या असमान है। तो बताओ क्या है, ये जो वस्तु ए की गति है ये कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन है, और जो वस्तु बी की गति है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है बेटा। ये देखो अभी आप 9th क्लास में हो, 11th क्लास की साइंस और 9th क्लास की साइंस बहुत कुछ मैच करती हैं, है ना। तो इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड से शेयर करें। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।